रात की तारीकी हर सू फैल चुकी थी। नीले आसमान को बादलों ने ढांप रखा था, जबकि बादलों ने स्याही की चादर ओढ़ ली थी। तारीकी में डूबी अंधेरी रात हर जी रूह को खौफजदा करने का बायस बन रही थी। सर्दियों की आमद हो चुकी थी। ठंड ने यकदम से अपना बसेरा किया तो लोगों को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। इतनी ठंड में कोई घर से निकलने की गलती नहीं कर रहा था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। सभी हवेली वाले सो चुके थे सिवाय माहम खानजादा के, जो अभी तक लैपटॉप सामने रखे कोई नॉवल पढ़ रही थी। वो नॉवल की दीवानी थी। जब एक बार कोई नॉवल पढ़ना शुरू करती तो पढ़कर ही सांस लेती। उसके शौक का इल्म सिर्फ उसकी बहन को था, जिसका वो लैपटॉप यूज करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास अपना लैपटॉप नहीं था, मगर उसके लैपटॉप का सारा डेटा उसके लाला जान और बाबा जानी के पास शो होता था। उसकी रिसेंट सर्च से लेकर एक्टिव एक्टिविटीज भी उन दोनों के पास शो होती थी। और खानजादा हवेली वाली लड़कियों के शौक के खिलाफ थे। खैर बकौल माहम खानजादा के खानजादा हवेली के मर्द लड़कियों के ही खिलाफ नहीं, इसलिए माहम खानजादा भी इन सब के खिलाफ थी। मजाल थी कि वो किसी की बात सुन ले या किसी की रजामंदी में राजी हो जाए। उसे वही काम करने का शौक था जिस पर उसे मना किया जाए, बल्कि जुनून होता था जिस काम को हवेली वाले बुरा तस्वर करते थे, जिसकी वजह से वो सभी माही खानजादा से आजिज थे। मगर परवाह किसे थी? दूसरी तरफ खानजादा हवेली का लाडला बेटा जो अभी तक हवेली नहीं पहुंचा था, मूसा खानजादा अपनी मर्जी का मालिक था। जो दिल में आता वही करता, उसे किसी की परवाह नहीं थी, रत्ती बराबर भी नहीं। वो सरफिरा और बददिमाग था, जरा सी बात पर गुस्से से पागल हो जाता। कई बार तो वो खुद को नुकसान पहुंचा चुका था। इसी वजह से उस पर रोक टोक करने का मतलब था खानजादा हवेली वाले अपने लाडले और अपने जान से अजीज बेटे से हाथ धो बैठते, इसीलिए वो उसे कुछ न कहते थे। और इसी बात ने मूसा खानजादा को बागी कर दिया था। वो ऐसा ही था, घमंडी, खुद मुख्तार, बदतमीज, खुदसर, जिसे सिर्फ अपनी मर्जी करनी थी, जिसे बस अपना दिल नजर आता था। अपनी खुशी अजीज थी, उसकी तरफ से कोई जिए या मरे उसे गर्ज नहीं थी। वो ज्यादातर अपने जाती डेरे पर होता था, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई वहां चला भी जाता तो मूसा खानजादा के घाट उसे अंदर न जाने देते। मूसा खानजादा आजाद ख्याल का मालिक था। अमेरिका से पढ़ाई मुकम्मल करके वो 2 साल पहले ही पाकिस्तान वापस आया था। वो वहाँ कहता था कि उसे वहाँ का माहौल पसंद न आया। उसे वहाँ के लोगों का रहन सहन से नफरत थी, जिसकी वजह से सभी को लगता था कि वो एक शरीफ इंसान है जिसे मगरबी कल्चर पसंद न आ सका। दाजी तो सदके वारी जाते तो उसकी शराफत की मिसालें दी जाती थी। वो हवेली में किसी को नजर उठाकर नहीं देखता था। गुस्से से चिल्लाता तो सिर्फ मर्दों के सामने, औरत के सामने वो गुस्सा जब्त कर जाता। सभी खानजादा हवेली की औरतों से पसंद करती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि खानजादा हवेली से निकलते ही वो कैसा बन जाता था। उसकी शराफत कहाँ जाती थी जब वो अपने डेरे पर रोज अपनी रात रंगीन करता। न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आवारा दोस्तों को भी ऐश करवाता था। अभी भी रात का 1 बज रहा था जब डेरे के अंदर जाते ही म्यूजिक इतना तेज था कि कान के पर्दे फटने का डर हो। अगर कोई अनजान वहां पहुंच जाए, मगर वो सब तो आदी हो चुके थे। इस बड़े से बरामदे में कालीन बिछे थे, तकिए लगाकर नौजवान बैठे थे, हाथों में हराम मशरूब की बोतलें लिए। वो सामने वक्त में होता कमसिन हसीनाओं का बेहुदा रक्स देख रहे थे, जिनके कपड़े ना होने के बराबर थे। जो पहन रखे थे वो भी यूं थे जैसे जिस्म के साथ रख कर सी दिए गए हों। मूसा खानजादा एक तरफ बैठा था, हाथ में पकड़ी बोतल खत्म हो चुकी थी। वो इस वक्त मुकम्मल नशे में था। लड़खड़ाता वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, रक्स से दिल जो फिर चुका था। अब उसे बाकी की रात अपना नशा किसी खुशबू में गुम होकर उसके जिस्म में उतारना था। तभी सामने मौजूद सबसे हसीन लड़की के पास जाते उसने उसे बाजू में उठाया तो वो जी जान से कुर्बान होती उसके बरहना छाती पर होंठ रख गई। मूसा खानजादा उसे लिए अपने मखसूस कमरे में गया था और जाते ही दरवाजा बंद किए बगैर ही उसे बेड पर फेंकता खुद उसके ऊपर गिरा था और उस पर लबों पर झुका। वो भी उसका मुकम्मल साथ दे रही थी। रात की तारीकी मजीद फैलती उनके गुनाहों पर बस सर्द आह भर सकी थी। सुबह सादिक की मूसा खानजादा को दाजी कॉल कर रहे थे, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए वो उसका इंतजार कर रहे थे। गुलफाम, उन्होंने अपने खास मुलाजिम को आवाज दी जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था और उनके सामने हाथ बांध कर नजर झुकाए खड़ा हो गया। हुक्म करें साईं, वो मुअत्तब अंदाज में बोला। जब मूसा खानजादा आ जाए तो उन्हें लिए हमारे पास आना। वो इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी, तभी वो घबरा चुके थे। उन्हें खानदान के कई फैसले करने थे जिन्हें वो वक्त जाया किए बगैर कर रहे थे। इन्हीं फैसलों में सबसे अहम फैसला माहम खानजादा और मूसा खानजादा की शादी था, जिसे वो जल्द अज जल्द कर देना चाहते थे। वो जानते थे उनकी पोती और पोता दोनों ही किसी से संभल नहीं सकते,
इसीलिए वो खुद उनका फैसला करना चाहते थे और वो सोच चुके थे कि उन्हें क्या करना था। गुलफाम को हुक्म दिए वो अपने कमरे में जाते सो गए। जोहर के वक्त आंख खुली तो उठकर जोहर अदा की, साथ ही सबको वक्त पर नमाज पढ़ने का कहते खुद तिलावत करने लगे। तिलावत के बाद तस्बीह करते बाहर निकले। गुलफाम को आवाज दी। वो आया तो उससे मूसा खानजादा के बारे में पूछा था। वो उन्हें बताने लगा कि वो अपने डेरे पर है, मगर अभी तक हवेली नहीं आया, जिस पर दाजी ने वक्त देखा था। दोपहर के 3 बज चुके थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंचा था। अब दाजी को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने गुलफाम को हुक्म दिया कि वो खानजादा हवेली के तमाम मर्दों को मर्दान खाने में इकट्ठा करे। कुछ ही देर में सभी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सबको देखते अपने अजली रोब और सर्द लहजे में उन्हें निकाह खां का इंतजाम करने का कहा। सबने ना समझी से उन्हें देखा। वो किसका निकाह करवाने वाले थे, मगर कोई सवाल न कर सका। कल जुमा होगा तो जुमे की नमाज के बाद सभी निकाह खां के साथ मेरे पास यही मर्दान खाने में पहुंचेंगे। वो ये कहकर चले गए थे। पीछे वो सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि वो किसके निकाह की बात कर रहे थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। तो वो हुक्म को मानते निकाह खां और गवाह अरेंज करने लगे। रात के डिनर के वक्त सभी मर्द मर्दान खाने में, जबकि खानजादा हवेली की औरतें जनान खाने में खाना खाने लगी थी। हर बार की तरह माहम खानजादा की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। आपको पता है दादो, हमारे कॉलेज में इस पीर को तकरीब रखी गई है। पूरे कॉलेज को सजाया जाएगा और कई किस्म के खाने बनेंगे, जो सभी के सभी खाने पंजाबी होंगे। वो जोश से बता रही थी। दादी जितने सर्द मिजाज के थे, दादो इतनी ही मोहब्बत करने वाली नर्म दिल खातून थी। माहम कहती थी, इन दोनों का मिलना मुआवजा है, वरना मीठा और जहर एक साथ नहीं हो सकते। वो रोज की तरह अभी भी उन्हें अपने दिन का अहवाल बता रही थी। कल्चर डे को वो आसान लफ्जों में बता रही थी, जबकि दादो के साथ बाकी की औरतें भी उसे सुन रही थी। वो माहम खानजादा ही थी जिसने जिद में खाना पीना छोड़कर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने को कॉलेज में एडमिशन लिया था। सभी उस पर रश करते थे, खासतौर पर खानजादा हवेली की लड़कियां, जिनकी पढ़ाई खानजादा हवेली के मर्दों की वजह से रुक गई थी। तो भी जाएगी? दादा ने पूछा। वो समझ न सकी वो क्यों पूछ रही है। जी दादो, जाहिर सी बात है, तकरीब है तो सभी तलबा जाएंगे। वो कांधे उचकाती बोली। नहीं, मेरा मतलब था कि तेरे दादी मान जाएंगे। क्या तूने उनसे इजाजत ली? वो अब इसका चेहरा देखती पूछ रही थी। वो जानती थी उसने इजाजत नहीं ली होगी, मगर वो भी माहम खानजादा थी। अपने चेहरे के तासुरात को छुपाना उसके लिए आम सी बात थी। इसीलिए वो मजबूत लहजे में बोली, जी दादो, पूछ लिया है, उनकी तरफ से इजाजत है। उसने जोश से कहा था। सभी ने हैरत से उसे देखा। क्या सच में? माहम उसकी कजन ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। तो उसे यूं देखने लगी जैसे कह रही हूँ कि तुम्हारी तो क्या ही बात है, मगर दादो अभी भी उसके चेहरे से हकीकत आखज करने की कोशिश कर रही थी। तू झूठ तो नहीं बोल रही ना लाडली? वो उसे बाहों देखते पूछने लगी। तो माहम ने थूक निकला। जी दादो, सच कह रही हूँ। बस उन्होंने कहा, माहम खानजादा, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। वो अब भी पूरे एतमाद लहजे में बोल रही थी। उसकी यकीन दहानी पर दादो को यकीन आ गया था, जिस पर माहम खानजादा ने गहरा सांस लिया। अब वो ये कहती कि इजाजत नहीं ली तो वो उसे किसी सूरत बगैर इजाजत के न जाने देती, और इजाजत लेने पहुंचती तो दादी उसका कॉलेज जाना ही बंद कर देते। इसलिए वो इजाजत नहीं लेना चाहते थे। अगले रोज जुम्मे की नमाज के बाद मूसा खानजादा अपने दादी के हुक्म पर मर्दान खाने पहुंच चुका था, जहाँ सभी खानदान के मर्द मौजूद थे। मूसा खानजादा इन सबसे मिलता एक तरफ अपनी निशिस्त पर जाकर बैठ गया। वहाँ बस एक चीज उसकी समझ में ना आ सकी, वो निकाह खां की मौजूदगी थी। उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब दादी भी आ गए। सभी ने एहतराम से उनसे सलाम किया और हाल अहवाल पूछा, जिसका जवाब देते वो मूसा खान को मुखातिब करने लगे। मूसा खानजादा, हमको कुछ बात करनी है। उन्होंने तमहीद बांधी थी, जिस पर मूसा खानजादा सीधा होकर बैठा। अब उसने पुश से टेक नहीं लगाई थी। हुक्म करें दादी। वो एक हाथ दिल के मकाम पर रखे जरा सा सर को खम करता अदब से बोला था। उसके यूं कहने पर जहाँ दादी का सीना चौड़ा हुआ था, वहीं बाकी सब ने खानदान के लाडले और बिगड़े हुए शहजादे को देखा था। उन्हें यकीन नहीं आया, सामने मूसा खानजादा ही बैठा है, मगर वो कुछ ना बोले, ना किसी को कुछ बोलने की इजाजत थी। मूसा खानजादा, हमारी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, ये तो तुम जानते हो। वो बोल रहे थे और मूसा खानजादा के साथ बाकी सब भी उन्हें देख रहे थे। अल्लाह आपको सेहत दे दादी। मूसा खानजादा ने कहा, अल्लाह सेहत देगा, बेशक वही देने वाला है, और अल्लाह की रहमत से मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। वो बोलते बोलते रुक कर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगे। मूसा खानजादा ने अपने अतराफ में देखा और फिर दोबारा नजर निकाह खां और गवाहों पर गई तो उसने दादी की तरफ वापस देखा। मैं तैयार हूँ दादी, वो नरमी से बोला था। किसी को समझ न आई कि किस बात के लिए वो अपनी रजामंदी दे रहा है, मगर उसकी रजामंदी पर दादी जैसे फिर से जवान हो गए थे। जब इंसान अपने खून को खुद के आगे यूं सर झुकाए खड़ा देखता है
तो उसका 100 गुना खून भर जाता है। इस वक्त यही हाल दादी का हुआ था। वो निकाह खां को लिए वहां से उठे थे। इसके साथ ही उन्होंने माहम के वालिद साहब को भी उठने का इशारा किया। वो भी उठकर नासमझी से उनके पीछे जनान खाने की तरफ चल दिए, जहाँ सब कुछ रोज के मामूल के मुताबिक हो रहा था। माहम अभी कॉलेज से घर पहुंची थी, इसलिए लाउंज में सोफे पर बैठी पानी पी रही थी। इस वक्त तो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। इन सबको आता देख उसने चादर जो सोफे पर साथ ही रखी थी उठाकर तेजी से सर पर ओढ़ ली और उठकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उसने अदब से कहते सोफे पर अपना बैग उठाया और ऊपर जाने लगी। जब दादी ने उसे रोक लिया तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। जी दादी। वो उनके सामने खड़ी थी और सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी। बैठो यहाँ। उन्होंने उसी जगह पर बैठने का इशारा किया जहाँ वो पहले बैठी थी। वो भी सर हिलाती वहीं बैठ गई, मगर वो कंफ्यूज हो रही थी। दादी ने अपनी बीवी और माहम खानजादा की माँ को पुकारा तो वो सर मुंह ढांकते वहां आ गई। बाकी जो जहाँ थी वहीं उनके आगे आती। दादी खुद भी माही खानजादा के साथ बैठ गए। निकाह खां को दूसरी तरफ बिठा दिया गया। गवाह भी वहीं मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में माहम खानजादा का दिल घबराने लगा था। क्या होने वाला था वो नहीं जानती थी, मगर दिल बार बार कह रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो जैसे वो कभी कबूल न कर सके, मगर वो अपने दिल को दिलासा दे रही थी, झूठी तसल्लियां दे रही थी कि सब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। अभी वो ये कर ही रही थी जब निकाह खां ने निकाह के बोल शुरू किए। माहम मंजूर खानजादा, आपका निकाह मूसा असद खानजादा के साथ 50 लाख हक मेहर किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये वो अल्फाज थे जो माहम खानजादा को अपने कानों में शीशे की तरह पिघलते हुए महसूस हुए थे। उसने सुन होते जहन के साथ अपने बाबा जान को देखा था, जिनकी हालत माहम से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। यही हाल उसकी माँ और दादों का भी था। वो सभी दादी को देख रहे थे जो अकेले ही इतना बड़ा फैसला ले चुके थे। एक बार भी उन्होंने उनकी बेटी की जिंदगी का फैसला लेते उनसे बात करना जरूरी न समझी। क्या वो इतने गैर जरूरी थे कि उनसे उनकी रजामंदी मांगना तक मुनासिब न समझा गया था? वो दोनों मियाँ बीवी हैरान परेशान खड़े थे, जबकि माहम खानजादा की तो दुनिया ही वीरान होने लगी। उसकी शादी उस शख्स से हो रही थी जिसे वो देखना भी मुनासिब नहीं समझते थे। उसे नागवार गुजरता था मूसा खानजादा से बात करना, उसको देखना। वो तो उससे दूर जाने की दुआएं करती थी, मगर अब ये क्या हुआ था कि वो उसकी जिंदगी में दाखिल की जा रही थी? उसका दिमाग फटने लगा था। वो बस बेहोश होने के करीब थी जब दादी ने उसके कांपते हाथों पर अपना मजबूत मगर बूढ़ा हाथ रखा, जिससे उसने नजर घुमाकर साथ बैठे अपने दादी को देखा था। उसकी बदतमीजी, बदजबानी और नादानियों की उन्होंने कितनी सख्त सजा चुनी थी। उसके लिए उसकी आंखें नम होने लगी। हाँ कहो बेटा जानी। वो मोहब्बत से बोले थे, मगर आंखें वार्न कर रही थी। वो जानती थी वहां इनकार नहीं कर सकती। उसके खानदान की इज्जत का सवाल था। वो खुद को रिलैक्स कर रही थी, आंखें बंद किए खुद को हिम्मत दे रही थी। जब दादी के इशारे पर निकाह खां ने निकाह के कलमात दोबारा दोहराए थे, माहम खानजादा ने एक नजर अपने सामने खड़े अपने बाबा जान को देखा, जो उसके देखने पर इस बात में सर हिलाते हाँ कहने का इशारा कर रहे थे। कबूल है, उसने बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए कहा था। 3 दफा उसे कबूल है करवाकर दादी जा चुके थे। उनके साथ ही निकाह खां और गवाह भी चले गए, जबकि माहम के वालिद साहब अभी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो खामोश बैठी थी। फिर आगे होते उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और खुद भी मैदान खाने की तरफ चले गए, जहां मूसा खानजादा से निकाह खां उसके निकाह में रजामंदी पूछ रहा था और वो आसानी से नॉर्मल लबो लहजे में कबूल है बोल रहा था। निकाह के होते ही मुबारकबादों का सिलसिला चला था और फिर गुलफाम से कहकर दादी ने मिठाई मंगवाई थी। अभी वो मूसा खानजादा के मुंह से मिठाई लगाते जब हाँफती कांपती मुलाजमा वहां आई। वो जी, वो माहम बीबी की। उसने उखड़ते सांस को हमवार करने के दौरान उसकी आधी अधूरी बात पर माहम के भाई और वालिद साहब अंदर भागे थे। जनान खाने में दाखिल होती उनकी नजर सामने सोफे की तरफ गई, जहाँ खानजादा हवेली की औरतें जमा हुई खड़ी थी और माहम माहम पुकारती जा रही थी। माहम खानजादा के बाबा मंजूर खानजादा के कदम किसी अनहोनी के डर से बेजान हुए थे। उन्होंने बेसाख्ता दरवाजे का सहारा लिया। उनकी बेटी तो शुरू ही से बहुत कमजोर थी, जरा सी सख्ती पर रोने लगती और रोते रोते बेहोश हो जाती। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर उसके साथ ऐसा ही होता रहा तो किसी वक्त भी इसकी जान जा सकती है। उसके दिमाग की कोई नस फट सकती है जिससे उसको जानी नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से वो उसकी हर बात मानते थे। माहम खानजादा की कंडीशन का सिर्फ उसके बाबा मंजूर खान को ज्यादा पता था। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को कोई बीमार कहे या उसकी बीमारी की वजह से उस पर तरस खाए। वो किसी सूरत अपनी बेटी को कमजोर होता नहीं देख सकते थे। अभी भी उनका दिल सहम गया था। अगर अब भी माहम खानजादा के साथ वही मामला पेश आया तो क्या होगा? अगर उससे कुछ हो गया तो
ये सोचते ही वो कांप गए थे। उनके बेटे अपनी बहन के पास थे, उसे पुकार रहे थे, जबकि वो दरवाजे के करीब ही बैठे थे। उनसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। बस वो माहम खानजादा की हालत को देख बेबस हो रहे थे। जब तेजी से कोई उनके पीछे से आया, उन्होंने सामने देखा। वो मूसा खानजादा था, जो माहम खानजादा के करीब होता उसकी नब्ज चेक कर रहा था। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया था और बगैर किसी के सुने वो बाहर की तरफ भागा था। माहम खानजादा को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाते, सीट बेल्ट बांधते वो तेजी से ड्राइविंग सीट की तरफ भागा और किसी का भी इंतजार किए बगैर हवेली से निकलता चला गया। वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था, उसे बस अस्पताल पहुंचना था। उनके गांव में कोई अस्पताल नहीं था, तभी उसे माहम खानजादा को लिए शहर जाना था। उसे पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगना था। वो सिग्नल तोड़ता, गाड़ी भगाता अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने शोर मचा दिया था। डॉक्टर्स भागते आए थे। वो उस अस्पताल का सबसे ज्यादा मददगार था। जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वहां सिर्फ मूसा खानजादा को याद किया जाता था। तो उसके आने पर तमाम डॉक्टर्स कहीं उसकी तरफ भागना कोई हैरान कौन बात नहीं थी। डॉक्टर, मेरी बीवी को चेक करें जल्दी, वो चिल्ला रहा था। डॉक्टर्स उसे लिए आईसीयू में गए थे। मूसा खानजादा उनके पीछे अंदर जाना चाहता था, मगर उसे बाहर ही रोक दिया गया था, जबकि वो परेशानी के आलम में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काट रहा था। दिल ही दिल में एक दुआ थी, माहम को कुछ ना हो, वो ठीक हो, कोई सीरियस बात ना हो। वह यही दुआ करता जा रहा था। दिल बुरी तरह घबराया था उसके यूं बेहोश होने पर। वो तो उसे बहुत बहादुर समझता था, मगर वो तो जरा सा शौक बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो यूं ही चक्कर काटता रहा, कभी तो दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करता, मगर नाकाम रहा। डॉक्टर्स बाहर तो आते, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते थे और दोबारा अंदर चले जाते, जिस पर उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे लग रहा था वो गुस्से से कुछ गलत कर बैठेगा। वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका जब्त जवाब दे रहा था। तभी से दूर से माहम के वालिद और अपने बाबा जान आते दिखाई दिए। वो उन्हें देखता रहा। जब उसके करीब आए तो उसका दिल किया वो उठकर अपने बाबा जानी को गले लगाए, मगर नहीं, वो मूसा खानजादा था। वो किसी के गले नहीं लग सकता था, फिर चाहे मुकाबिल उसका सगा बाप ही क्यों ना हो। इसलिए वो खामोशी से बैठा रहा। बाबा, माहम कहाँ है? उसने सवाल पर नजर उठाकर देखा। सामने माहम का बड़ा भाई खड़ा था, जो पिछले 6 महीनों से लंदन में था, बिजनेस की वजह से। मूसा खानजादा ने दोबारा नजर उस बंद दरवाजे पर डाली, जिसकी दूसरी तरफ उसकी बीवी बेहोश थे। तभी डॉक्टर्स बाहर आए और करीब से गुजरते जाने लगे। जब मूसा खानजादा का जब्त टूटा, उसने उठते ही उस डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ा। कब से इधर से उधर जा रहे हो? बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ है मेरी बीवी को? मूसा खानजादा गुर्राया था। डॉक्टर घबरा गया था उसकी इस हरकत पर। उसके पीछे खड़े मर्दों ने उसे यूं देखा जैसे उसकी हरकत सख्त नागवार गुजरी हो। मूसा खानजादा के वालिद उसके पास गए, उसे डॉक्टर से दूर किया। मूसा, बदतमीजी नहीं करो, वो सख्त लहजे में बोले थे। तो मूसा ने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। सर, वो बेहोश है, होश आएगा तो बताएंगे, अभी दूसरे रूम में शिफ्ट करने लगे हैं, फिर आप लोग मिल सकते हैं, वो पेशेवराना लहजे में बता रहा था। तो उसकी बात पर माहम का बड़ा भाई सन्नान उसके पास गया और उससे पूछने लगा क्या हुआ है माहम को। सर, उनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ है, डॉक्टर कहकर चले गए। पीछे वो सभी अपनी जगह खड़े रह गए। कुछ ही देर में माहम को शिफ्ट कर दिया गया। तो मूसा खानजादा उसके पास गया और करीब ही बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसे माहम की खामोशी बुरी लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी अपनी समात ही बेकार हो गई हो। यार, कुछ बोलो प्लीज, मुझे तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम तो शोर करती अच्छी लगती हो, यूं तो ना करो प्लीज मेरी जान, मुझे ये सजा मत दो। वो ऐसा से कह रहा था। वो वहीं बैठा रहा। माहम को होश आया तो डॉक्टर्स ने उसे चेक करके टेंशन से दूर रखने का बोला। माहम सामने अपने लाला को देखकर रो दी थी। एक वही था जो उसे फुर्सत से सुनता था, कुछ ना कहता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। माहम को वो अपना सबसे बड़ा सपोर्टर लगता था। अभी भी उसे देखकर उसने बाजू यूं फैलाए जैसे मेले में गुम हुआ बच्चा अपने किसी अजीज को देख बाजू फैलाए उसके करीब जाना चाहता हो। सनान खानजादा उसके पास गया और उसे सीने से लगा लिया। अभी वहां माहम के बाबा जान, ताया जान और मूसा के अलावा उसके लाला ही थे। वो रोने लगी थी। सनान खानजादा को तकलीफ हो रही थी। उसने कभी अपनी लाडली बहन को रोने नहीं दिया था। वो तो उसे सीने से लगा कर रखता था। माहम, मेरा बच्चा, खामोश हो जाओ, रो मत। वो उसे बहला रहा था। लाला, बाबा जानी ने मुझसे नहीं पूछा, जबरदस्ती की है बाबा जान ने। वो मुसलसल रोते हुए शिकायत कर रही थी। उसकी शिकायत पर उसके बाबा जान ने पहलू बदला था, जबकि सनान खानजादा ने अपने बाबा को शिकायती नजरों से देखा। मूसा खानजादा ने गुस्सा जब्त किया। वो यूं शिकायत कर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया हो उसके साथ। सनान खानजादा ने उसे खामोश करवाया और डॉक्टर से बात करके उसे घर वापस ले जाने का इंतजाम करने लगा। चलो घर चलते हैं, उसने सिर्फ अपनी बहन से कहा था, बाकी सबसे वो नाराज था। माहम खानजादा ने उसके आगे फिर से बाजू फैलाए
मूसा खानजादा उसके पास गया मगर वो मुंह मोड़ गई। मूसा खानजादा का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसे यूं लगा जैसे माहम खानजादा ने उसे रद्द करके उसकी तौहीन की हो। सनान खानजादा उसे सहारा देते ले गया। वो सभी हवेली पहुंचे तो बाकी सबको उन्हें देख सुकून मिला था। सनान खानजादा ने सबसे नाराजगी का इजहार किया था। वो देर तक माहम खानजादा के पास बैठा रहा। जब वो सो गई तो फिर उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। अभी उसे लेटे चंद लम्हे गुजरे थे जब दरवाजा खुला और मूसा खानजादा अंदर दाखिल हुआ। सनान खानजादा को सोफे पर लेटा देख उसको शदीद गुस्सा आया था। उसे नजरअंदाज किए जाकर माहम खानजादा के करीब बैठ गया और बगैर सनान खानजादा को देखे बोला, लहजा हुक्मिया था, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ। उसकी बात पर सनान खानजादा अपनी जगह से उठा। तुम जाओ यहाँ से, मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत नहीं है मूसा खानजादा। वो आहिस्ता से बोला था कि कहीं माहम की आंख न खुल जाए। वो अपनी बहन की नींद में खलल डालकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी बीवी है ये सनान खानजादा, वो लफ्ज चबा चबा कर बोला था। सनान खानजादा उसकी बात पर हंस दिया। तुम्हारी शादी इससे जबरदस्ती हुई है, बल्कि शादी नहीं निकाह। वो अपना गुस्सा अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे इस निकाह के होने पर गुस्सा था जिसकी वजह से उसकी बहन तकलीफ से गुजरी थी। मूसा खानजादा उठकर उसके पास गया था। तुम होते कौन हो ये तय करने वाले कि ये मेरी क्या लगती है? जहां तक रह गई बात शादी या निकाह की, तो मेरी जान मैं अभी इसे रुखसत करवा सकता हूँ। वो जिद्दी लहजे में बोला तो सन्नान खानजादा ने उसे अफसोस से देखा। फिर अपनी मासूम बहन को, जो अभी सिर्फ 17 साल की कॉलेज गर्ल थी, और एक बार फिर उसकी नजर मूसा खानजादा पर जा ठहरी थी। वो 27 साल का मजबूत मर्द था जिसने दुनिया की ऊंच नीच देखी थी, जो हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाता था। और सबसे बढ़कर उसकी अय्याश तबीयत का सिर्फ सन्नान खानजादा को पता था। ये याद आते ही उसका गुस्सा फिर से सर उठाने लगा था। उसने मूसा खानजादा का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर गया। तुम क्या हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है मूसा खानजादा। मैं कभी ये रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंचने दूंगा। बाबा जानी दाजी के फैसले के आगे बेबस हो सकते हैं, मगर मैं नहीं, कि मैं सन्नान खानजादा हूँ जो अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वो उसे गुस्से से देखता कह रहा था। मूसा खानजादा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसकी जात पर तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। वो सारी बातें जो सन्नान खानजादा बोल चुका था, मैं तुम्हारी नजरों के सामने उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, उससे अपना हक वसूल करूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आपकी बार उसका लहजा शिद्दत लिए हुए था, फिर वो रुका नहीं था। जबकि सनान खानजादा ने जहर खुंद नजरों से उसे जाता देखा, अब जाकर वापस माहम खानजादा के कमरे में गया और उसे सोता देख सुकून का सांस लेते खुद भी सोफे पर लेट गया। वो दोनों सुकून से सो गए थे, मगर कोई था जिसे नींद खुद पर हराम लगी थी। अगली सुबह सनान खानजादा ने नाश्ता कमरे में ही मंगवाकर खुद माहम को खिलाया था, फिर दवाएं दी और जरूरी काम का कहकर चला गया। माहम भी दवाओं के असर से कुछ ही देर तक दोबारा सो चुकी थी। सनान खानजादा के पास एक यही रास्ता था उसके दिमाग को सुकून रखने का। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। सभी मर्द मैदान खाने में जमा थे। ये बैठक सनान खानजादा ने बुलाई थी। अब वहां सिर्फ मूसा खानजादा का इंतजार हो रहा था, जो ना जाने कहाँ था। ना किसी मैसेज का जवाब दे रहा था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी इस हरकत को सन्नान खानजादा खूब समझ रहा था, इसीलिए उसका गुस्से से बुरा हाल था। कमरे में अंधेरा था, भारी पर्दे खिड़कियों को ढांपे हुए थे, जिससे दिन की रोशनी अंदर की तारीकी को खत्म कर पा रही थी। माहम खानजादा सुकून से सो रही थी जब मूसा खानजादा आहिस्ता से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ और बगैर शोर के दरवाजा दोबारा बंद किया, बल्कि अंदर से लॉक कर दिया और कदम कदम चलता आहट के बगैर माहम खानजादा के बेड की तरफ जाने लगा। बेड के करीब पहुंचकर उसने हल्की सी लैंप की रोशनी में दुश्मन जान को देखा, जिस वक्त नींद की आगोश में होने की वजह से बेसुध पड़ी थी। उसका हसीन चेहरा जिसे स्याह बालों ने आधा ढांप रखा था। मूसा खानजादा ने वो बाल पीछे किए। वो जरा सा कसमसाई और फिर सो गई। अब उसका चेहरा मूसा खानजादा की नजरों के सामने था, जिसका वो दीदार कर रहा था। घनी पलकों की झालर ने आंखों पर पर्दा कर रखा था। तीखी नाक जिसे देखते हुए जरा सा हंसा, तो उसकी नजर उसके गोल होंठों पर ठहरी थी, जो कमजोरी से सफेद हो रहे थे। उन्हें देखते ही उसने थूक निकला, अपने जज्बात को बेकाबू होने से रोका, मगर होंठों से नीचे का सफर करते उसके जज्बात पर बंद तोड़ते थे। वो एक बार उन्हें छूना चाहता था, बस एक बार, और उस पर अपनी मोहर लगाना चाहता था। वो जानता था इस वक्त वो बेहोश है, लेकिन शायद इस वक्त से अच्छा वक्त उसे मैसर न आए। तभी अपने दिल की पुकार पर लब्बैक कहते उसके करीब झुका था, उसके गाल पर लब रखते ठोड़ी को चूमता होंठों तक गया। वहां जाकर उसकी नरमी सख्ती में बदलने लगी। वो मदहोश होने लगा था। माहम खानजादा बेहोशी के आलम में अपनी उखड़ती सांस संभालने की कोशिश कर रही थी।
तो उसने खुद अपने वजूद पर वजन महसूस होने लगा, यूं जैसे वो किसी भारी चीज के नीचे आ गई हो। वो होश में आ रही थी। उसका होश में आना मूसा खानजादा महसूस कर रहा था। उसके साथ ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी, साथ ही सन्नान खानजादा की पुकार मूसा खानजादा के कानों में पड़ी थी, जिससे वो होश में आता जल्दी से पीछे हटता, बेड के नीचे छुप गया। माहम ने झट से आंखें खोली। वो गहरी सांस ले रही थी। अभी तक उसे अपने होठों पर जलन महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथ से होठों को छुआ तो जरा सी रोशनी में उसे होठों के किनारे पर खून की बूंद मिली थी, जिसे देखती वो हैरान थी। दरवाजे पर हुनूस दस्तक जारी थी। वो खौफ से एकदम उठ बैठी और भागकर दरवाजा खोलते साथ ही सन्नान के सीने से लगती रोने लगी। सन्नान ने कमरे की लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था। सारा कमरा खाली था, खिड़कियां हुनूस बंद थी। माहम खानजादा बार बार कह रही थी कोई है इस कमरे में, मगर वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर सन्नान खानजादा ने उसे उसका ख्वाब समझकर नरमी से बिस्तर पर बिठाया और पानी का गिलास मुंह से लगाया। नीचे बेड के नीचे मूसा खानजादा लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। ये शख्स उसे उसकी बीवी से दूर रखेगा, कितनी इसकी हिम्मत, ये दिल ही दिल में कहते वो हंस दिया। फिर काफी देर तक सन्नान खानजादा वहीं बैठा रहा। जैसे ही सन्नान खानजादा कमरे से निकला था, वैसे ही वो माहम की गैर मौजूदगी महसूस करते खिड़की से निकल गया। वक्त गुजर रहा था और सन्नान खानजादा 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आया और ये 2 हफ्ते मूसा खानजादा के इंतजार में उसने खानजादा हवेली के मर्दों के साथ मर्दान खाने में गुजारे थे। आज उसे वापस जाना था। जाते हुए दाजी से तलाक की बात कर चुका था, जिस पर वो बहुत गुस्सा हुए, मगर सन्नान खानजादा अपनी बात से जरा बराबर न हटा था। जाते जाते वो खुला का नोटिस अपनी बहन माहम खानजादा के हवाले कर गया था, जिसे माहम खानजादा ने कई लम्हों तक देखा था। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उसके बहुत अजीज दोस्त की अचानक शादी हो रही थी, जिस पर उसे जाना था। सबसे इजाजत भी मिल चुकी थी सिवाय मूसा खानजादा के, जो किसी सूरत नहीं मान रहा था। सबने कहा अगर मूसा खानजादा इजाजत दे तो जाना, वरना नहीं। माहम की बेहतरीन सहेली आमना की शादी थी और उसकी शादी में शिरकत करना चाहते थे। आमना और माहम बचपन से साथ खेली थी, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक रही थी। आमना की शादी गांव से दूर एक कस्बे में हो रही थी और माहम को वहां जाने के लिए एक रात के क़याम की जरूरत थी, लेकिन मूसा खानजादा को यह बात पसंद नहीं आई थी। जब उससे बात करने गई तो वो भड़क उठा था, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मूसा ने अपनी गहरी और सख्त आवाज में कहा जब माहम ने उससे इजाजत मांगी थी। लेकिन मूसा, आमना मेरी बेहतरीन सहेली है, उसकी शादी में कैसे न जाऊं, वो नाराज हो जाएगी, प्लीज जाने दे। माहम ने नरमी से कहा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो इसी बात पर अमल कर रही थी, वरना मूसा खानजादा से बात करना उसे किसी सूरत गवारा नहीं था। तुम्हारी जगह घर में है, बीवियों को घर में रहना चाहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। इतना शौक हो रहा है शादी का तो बताओ, मैं बात करता हूँ दादी से। मूसा खानजादा ने बेरहमी से जवाब दिया। माहम के दिल पर यह बात भारी पड़ी। वो जानती थी कि मूसा खानजादा के फैसले को बदलना नामुमकिन है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो फातिमा को कैसे बताएगी कि उसकी शादी में नहीं आ सकती। इन दोनों ने तो बचपन से ही वादा किया था कि एक दूसरे की शादी में जरूर शामिल होंगी। रात गए तक बेचैनी से सोचती रही। उसने मूसा खानजादा से दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन मूसा खानजादा का रवैया और भी सख्त हो गया। तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मूसा ने कहा ये तुम्हारा फर्ज है। माहम ने अपने दिल ही दिल में हार मान ली थी, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी। क्या वाकई उसकी जगह सिर्फ घर तक महदूद थी? क्या उसे अपनी खुशी के लिए कुछ करने का हक नहीं था? अगले दिन माहम ने आमना को मैसेज लिखा, जिसमें उसने माजरत की और अपनी मजबूरी बताई। मैसेज लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन मैसेज भेजने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी रह गई। शादी का दिन करीब आ रहा था और माहम का दिल भारी होता जा रहा था। उसने मोबाइल बंद कर दिया। वो जानती थी आमना को उसकी गैर मौजूदगी का गम होगा, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थी। मूसा खानजादा अपने फैसले पर अड़ा हुआ था और माहम के पास कोई चारा नहीं था। माहम के दिल में एक चिंगारी भड़क चुकी थी और वो चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता था। शायद ये पहली बार था कि माहम ने एक तरकीब सोची थी। शायद ये पहला कदम था जिसकी जिंदगी को बदल दे। मूसा खानजादा एक ताकतवर और बेबाक शख्सियत का मालिक था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। माहम ने कभी मूसा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके खानदान ने उसे मजबूर किया था। सन्नान खानजादा जो पेपर्स उसे देकर गया, उसने वो पेपर्स उठाए और मूसा खानजादा के कमरे की तरफ चल दी। वो आजकल हवेली में ही मौजूद होता था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सीधा उसके कमरे में गई बगैर दस्तक के। वो अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने नजर जाते ही सुर्ख होते चेहरे से रुख मोड़ गई। मूसा खानजादा जो भी फ्रेश होकर निकला था, बेड से शर्ट उठा रहा था। माहम का यूं आना और इस तरह सुर्ख होते रुख मोड़ना
वो देखकर शर्ट पहनने का इरादा तर्क कर चुका था। कोई काम था आपको बेगम खान? वो नरमी से पूछ रहा था। माहम ने उसकी तरफ देखा। वो सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। उसे अभी शर्टलेस देख वो दोबारा रुख मोड़ चुकी थी। शर्ट पहनने प्लीज, वो मिनमिनाई थी। मूसा खानजादा उसके करीब पहुंचा और उसका रुख अपनी तरफ किया। वो आंखें सख्ती से बंद कर गई। मूसा खानजादा ने उसका झुका हुआ चेहरा उठाया। आंखें खोलो माहम, वो हुक्म दे रहा था। लहजे में कुछ ऐसा था कि माहम ने झट से आंखें खोली थी। शाबाश, वो हंसते हुए बोला। माहम ने गुस्से से उसे देखा और वो पेपर जिसे दिए जिसे उसने नासमझी से देखा था, फिर खोला तो उसका खून खौल उठा था। उसने माहम को सुर्ख आंखों से देखा। वो कांप गई थी। मूसा खानजादा ने एक ही बार में उन पेपर्स के टुकड़े कर दिए। माहम सुन हो चुकी थी, अगर दोबारा ये पेपर्स हमारे दरमियान आए तो इन्हें लाने वाले के भी यूं ही टुकड़े करूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वो चिल्लाया था। माहम सर के बल दौड़ी थी। उसके जाते ही मूसा खानजादा ने गुस्से से पागल होते पूरे कमरे का हशर बिगाड़ दिया था। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ माहम खौफ से कांप रही थी। 3 दिन उसने कमरे में कैद होकर गुजारे थे। आज उसकी दोस्त आमना की मेहंदी थी, जिसमें आने का आमना ने उसकी बहन के नंबर पर फोन करके कहा था। माहम ने बताया मगर मान ही नहीं रही थी। माहम अपना ध्यान हटाने को नावल पढ़ने लगी। उसकी तरकीब तो फेल हो चुकी थी। अब वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। गायब दिमागी से नावल पढ़ते उसने झांक कर स्क्रीन को देखा, फिर उस पर लिखे अल्फाज पढ़े। उसकी आंखें चमक उठी थी। वो मूसा खानजादा का गुस्सा भूल चुकी थी। सारी रात वो प्लान बनाती रही। दूसरी से उठते ही बाहर गई। लाउंज में बैठी थी जब मूसा खानजादा ने चाय का हुक्म दिया तो तभी उठकर किचन की तरफ चल दी। वो किसी भी तरह आज अपनी दोस्त की बारात में जाना चाहती थी, पर उसे मूसा खानजादा की इजाजत नहीं थी। अगर वो इजाजत नहीं दे रहा था तो बगैर इजाजत के ही सही उसे जाना तो था। मूसा खानजादा जिससे 2 हफ्ते पहले ही उसका निकाह हुआ था, वो खानदान का सबसे खड़ूस और गुसील मर्द था, जिससे उसका सामना भी नहीं होता था या वो सामना करना नहीं चाहती थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि दादा साईं ने अचानक दोनों का निकाह कर दिया। माहम को सबसे ज्यादा गुस्सा दादी के फैसले पर था। वो यही सोचती चाय बना रही थी। दादो के कमरे से वो नीम की दवा उठा लाई थी। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने मूसा को चाय में नीम की गोलियां मिला दी और वो चाय मुलाजिम के हाथों मूसा खानजादा को भिजवा दी। काफी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो चुका होगा तो वो तेजी से तैयार होती बाहर निकली। इस वक्त वहां सिर्फ दादो थी, जिनके पूछने पर उसने कह दिया इजाजत मिल चुकी है, और फिर भागती बाहर निकली। ड्राइवर के साथ शादी में जाने के लिए निकल गई। उसका जिस्म कांप रहा था। असल जान तो तब निकली जब ड्राइवर पर नजर गई, और फिर रही सही जान भी निकलने लगी जब ड्राइवर उसे शादी की जगह मूसा खानजादा के डेरे पर लाया और अंदर जाने का कहा तो वो कांपती टांगों से अंदर गई तो मूसा खानजादा सामने पूरे होशो हवास में बैठा नजर आया। उठकर उसकी तरफ आने लगा। वो सर्द सा मुस्कुराते उसके सजे संवरे रूप को देखते हुए उसके करीब हो रहा था। वो दूर होने लगी, लेकिन उसकी कोशिश मूसा खानजादा ने उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाते नाकाम की थी और उसके कान के पास झुका, बहुत शौक है तुम्हें मुझे सुलाने का। अब देखो मैं कैसे अपने अंदर मौजूद तुम्हारी मोहब्बत को सुलाता हूँ, फिर देखना, बल्कि महसूस करना। इतना कहता उसे अपने मजबूत बाजू में उठाए अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो मज़ाहमत करती रही, मगर अब वो होश में कहाँ था। उसके खास मुलाजमा ने उसे बता दिया था कि माहम ने उसकी चाय में नीम की दवा मिलाई है। तब से वो पागल हो रहा था और अब ये पागलपन वो माहम खानजादा को अपने वजूद पर बर्दाश्त करना था। उसने उसे बेड पर फेंका था और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। माहम की जान निकलने लगी थी। मूसा खुदा के लिए ये मत करिएगा, मैं माफी मांगती हूँ। वो हाथ तक जोड़ चुकी थी। मूसा ने सर्द नजरों से उसे देखा था, मगर उसे उस पर तरस न आया। वो सच में अपनी मोहब्बत सुला चुका था, तभी उस पर अपना वजन डालता उसे बेबस कर चुका था। माहम तड़पती रही और वो अपने गुस्से को ठंडा करता रहा। माहम को लगा वो सच में अपना गुस्सा उतार रहा है। अगर वो होश में होती तो महसूस करती कि वो किस कदर नरमी से उसे महसूस कर रहा था। वो नरमी से उसकी सांसें पी रहा था। काफी देर तक वो वक्फे से अमल करता। माहम रोती रही, फिर उसके आंसू लबों से चुनते उसके कान के पास झुका। जिनसे मोहब्बत हो उनकी इजाजत सबसे अहम होती है। वो ये कहता उठ गया, शर्ट पहनी और बगैर पलटे से उठने का कहा, मगर वो रोती रही। फिर वो पलटा और उसका हाथ पकड़कर उठाया। टिश्यू से उसके होंठ साफ किए, अपनी चादर उठाकर उसके कांधों के गिर्द लपेट दी और उसका हाथ मजबूती से पकड़े बाहर की जानिब चल दिया। वो रोती रही थी। हवेली पहुंचकर उसने उसे उतरने का कहा था। वो उसकी तरफ देखने लगी। वो आज अपना हक वसूल कर सकता था, मगर उसने माहम की इजाजत चाही थी और वो जानता था कि माहम अभी तैयार नहीं थी इस रिश्ते को निभाने के लिए। वो भी छोटी थी, तभी उसे ले आया था। मूसा, माहम ने रोने के दरमियान पुकारा।
मूसा ने उसे देखा तो वो उसके आंसू साफ करने लगा। माहम ने उसका हाथ पकड़ा। जाओ आराम करो जाकर, वो नरमी से बोला था और फिर खुद उतर गया। माहम ने उसे नजरों से ओझल होने तक देखा। उसे नजरों से गायब होते देख वो भी अंदर की जाने भागी और सीधा जाकर अपने कमरे में रुकी थी। कोई उसे न देख सका था। वो काफी देर तक रोती रही। फिर वक्त गुजरने लगा। मूसा लंदन चला गया था। पीछे वो मूसा की मोहब्बत में डूबती जा रही थी। रोज उसे मूसा की अच्छाइयां मालूम होने लगी थी, जिससे वो शर्मिंदा हो गई। वहां लंदन में मूसा खानजादा उसका लम्स मिस कर रहा था। वो उसको गले लगाना चाहता था, महसूस करना चाहता था, मगर अभी नहीं कर सकता था। 4 साल में माहम की पढ़ाई मुकम्मल हो जानी थी। उसे तब तक इंतजार करना था। वो शराब छोड़ चुका था, अब किसी लड़के से ताल्लुक नहीं रखता था। वो किसी के करीब न जा पाता था। उसे अपनी हालत समझ नहीं आती थी। ये 4 साल किस तरह मूसा खानजादा ने गुजारे थे, ये वही जानता था। और जैसे उसे पता चला माहम की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, वो भागा आया था पाकिस्तान। आधी रात को वो हवेली पहुंचा था और सीधा माहम के कमरे में गया। वो बेखबर सो रही थी। उसके बराबर लेट गया था। उसे देखने लगा। बेशक इंतजार का फल मीठा होता है। माहम ने आंखें खोलते उसे मुस्कुराती नजरों से देखा था। तुम शौक नहीं हुई? वो हैरान था। माहम ने नफी में सर हिलाया। मुझे लाला ने बताया था आपके आने का। उसके जवाब पर मूसा खानजादा ने दिल ही दिल में कई गालियां सन्नान खानजादा के नाम की थी। माहम को पकड़कर उसने उसका सर अपने सीने पर रखा। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर मूसा खानजादा को देखा। मूसा, बड़ों का फैसला छोटों के लिए अच्छे ही होते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए गलत नहीं सोचते। वो मुस्कुराते उसे देखती हुई बोली थी। मूसा ने उसकी पेशानी पर लब रखे थे।